हेलो क्लास 10th के बच्चों, एक बार मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं इस मैथमेटिक्स की क्लास के अंदर। थंबनेल के अंदर आपने बिल्कुल सही देखा है कि ये पेपर आपको सॉल्व करना ही है। बच्चों, बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर 1 से शुरू नहीं होते हैं। अल्फा और बीटा को जीरोस कहा गया। अगर आप 5 फाइंड करोगे अल्फा प्लस बीटा, डिस्टेंस कितनी 2, उल्टा बोला। एक सर्कल होता है, उसमें एक कॉर्ड होती है। हेलो क्लास 10th के बच्चों, एक बार मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं इस मैथमेटिक्स की क्लास के अंदर। थंबनेल के अंदर आपने बिल्कुल सही देखा है कि ये पेपर आपको सॉल्व करना ही है। इस पेपर के अंदर आपको क्या मिलेगा, जो आपका बोर्ड का पैटर्न है उसके हिसाब से पेपर कैसे सॉल्व करना है, एमसीक्यू में कितना समय देना है, क्या टेक्निक लगानी है, कैसे मैथमेटिक्स की गलतियों में बचना है। मैथमेटिक्स एक वो सब्जेक्ट है जिसमें छोटी छोटी गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। मैं ओनली आपको पेपर सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं हर क्वेश्चन के अंदर आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। तो सोचो 38 क्वेश्चन से हो सकता है आप 15 से 20 कॉन्सेप्ट सीख लें। मेरी एक रिक्वेस्ट मान के रखें आप कि आप अपने हाथ में कॉपी पेन जरूर रखें। 2 कलर के पेन होने चाहिए, और जहां जहां लिखने की बारी आए वहां वहां लिखे, वीडियो को पॉज करके। हो सकता है वीडियो 1.5 से 2 घंटे का हो, पर आपको पूरा समझने में, मतलब रोक रोक के लिखने में समय लग सकता है। अभी आप वीडियो को पॉज करो, कॉपी पेन सब कुछ लेके रखो और उसके बाद शुरू करो। तो शुरू करते हैं इस सैंपल पेपर को सॉल्व करने में। आपके सामने एक सैंपल पेपर शुरू हो रहा है। इसमें आपको सबसे पहले 20 क्वेश्चंस दिखाई देंगे। ये 20 एमसीक्यूज होते हैं। यहां पर अपन एक समय नोट करते हैं, आप भी अपने वहां पे समय नोट करिएगा। 20 एमसीक्यू अपन कितनी देर में कर रहे हैं, राइट? और उसको करने का तरीका क्या है अपनी कॉपी के अंदर। सबसे मेन टेक्निक आप सुन लो। आप लोग उस टेक्निक को भूल जाओ कि पहले अपने को पूरा पेपर पढ़ना है। रॉन्ग है ये टेक्निक। आप पूरा पेपर पढ़ते हो, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप वहां घबरा जाते हो। आपको वही क्वेश्चन पढ़ना है जो सबसे पहले आप करने वाले हो, उसके अलावा वो क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। अगर आप सबसे सेक्शन बी करने वाले हो तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन पढ़ लो। और मैं तो यही कहूंगा आप लाइन से अटेम्प्ट करो चीजों को, ठीक है? तो आप क्या करोगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन पर चले जाओगे। तो पूरे पेपर को नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वो करना है। नहीं तो अगर बीच में कोई 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे नहीं आता है, तो आप टेंशन में आ जाते हो और दूसरे आते हुए क्वेश्चंस भी आप गलत कर देते हो। इस टेक्निक को फॉलो जरूर करना। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्या कहता है हमारे को पहला क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बच्चों, बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर 1 से शुरू नहीं होते हैं, प्राइम नंबर शुरू होते हैं 2 से। अब प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें खुद का डिवाइड जाता है, तो 2 में 2 का ही डिवाइड जाता है, 3 में 3 का डिवाइड जाता है, 97 में 97 का डिवाइड जाता है। तो ये लोग प्राइम नंबर हो गए। तो 2 एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया। फिर आता है स्मॉलेस्ट ओड कंपोजाइट नंबर। कंपोजाइट नंबर वो होते हैं जो किसी की टेबल में आते हैं, जो प्राइम नहीं होते उसे कंपोजाइट बोलते हैं। पर इसने बोला क्या, ओड। अब पहला ओड नंबर कौन है, 1। 1 कंपोजाइट नहीं है। दूसरा ओड कौन है, 3। 3 प्राइम है। तीसरा ओड कौन है, 5। 5 भी प्राइम है। चौथा ओड कौन है, 7। 7 भी प्राइम है। पांचवा ओड कौन है, 9। 9 का कहलाएगा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजाइट नंबर। तो 2,9 का आपको एलसीएम निकालना है। बहुत आसान है। 2,9, 2 का डिवाइड 19, 3 का डिवाइड 13 एंड 3 का डिवाइड 11। आंसर कितना आया, 18। मैं आपको एक टेक्निक को बताता हूं। 2 और 9 की टेबल बोलनी है। सबसे पहले इन दोनों टेबल में 18 आता है, तो 18 ही एलसीएम होगा। अब आपको मालूम पड़ गया कि इसका आंसर सी है। तो आपकी कॉपी के अंदर आप तरीके से सेक्शन ए बिल्कुल बीचों बीच ऐसे लिखते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है ए। सारों का आंसर इस तरीके से लिखना है, सॉरी ए नहीं, पहले का आंसर आपको लिखना है सी, और ब्रैकेट में आप लिख दो 18। तो ऑप्शन और आंसर ये 1 2 3 4 चले जाएंगे। सॉल्व तो आपको पेज के पीछे, कॉपी के पीछे की तरफ ही करना है। याद रहे, कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, कॉपी के साइड में एक लाइन खींचे करते हैं। ये वाली गलती आप ना करें। आपको जो कॉपी की सबसे लास्ट पेज है उस पर ही रफ वर्क करना है। तो आज का पहला गाइडेंस क्या सिखाया, कि आपको पेपर पूरा नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चन पे आप हो वो पढ़ना है, ताकि आपको स्ट्रेस ना है। दूसरा, रफ वर्क आपको कॉपी के पीछे वाले पेज पे करना है, वो बढ़ जाए तो उसके पहले वाले पेज पे करना है, साइड में नहीं करना है।
और तीसरी लर्निंग क्या है, लिखने का तरीका। सेक्शन ए शुरू किया, फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन लिखा और उस ऑप्शन में क्या आता है वो भी लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2800 हमारे को दे रखा है। 2800 क्या दे रखा है, 2 की पावर x 5 की पावर y इंटू 7। तो 2800 के आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का डिवाइड दोगे कितना आएगा 1400। अगेन आप 2 का डिवाइड दोगे आपको क्या मिलेगा 700। फिर 2 का डिवाइड दोगे क्या मिलने वाला है आपको 350। फिर 2 का डिवाइड दे रहे हो आप, सोचो क्या मिलेगा। अब 175 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। याद रहे जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, आपको प्राइम नंबर्स का ही डिवाइड देना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है 2। इवन नंबर अगर कोई है इवन नंबर तो आपको 2 का ही डिवाइड देना है, क्योंकि 2 के अलावा सारे इवन प्राइम नहीं होते हैं। बात समझ में नहीं आई है तो पीछे करके स्लो करके सुनो तो समझ में आ जाएगा। अब आ गया ये ऑड नंबर, तो डिजिट्स को प्लस करो। 1 + 7 कितना होता है 8, 8 + 5 कितना होता है 13, 13 3 की टेबल में नहीं आता है तो ये भी 3 की टेबल में नहीं आता, तो 5 का डिवाइड जाना ही है। जिसके पीछे क्या आता है 5, उसमें 5 का डिवाइड जाता है 35। फिर 5 का 7 एंड देन 7 का 1। माय स्टूडेंट्स 2 कितनी बार आ गया 4 बार, 5 2 बार, क्योंकि 2 के ऊपर x है 5 के ऊपर y है तो x की वैल्यू 4 y की 2। 4 + 2 क्या मिला आपको 6। आंसर अगेन सी है। तो वहां पे आप जब सेकंड क्वेश्चन लिखोगे सेकंड का b और b के ब्रैकेट में 6 से यस। जैसे ही चले जाओ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखता है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। याद रहे अल्फा और बीटा को जीरोस कहा गया। अगर आप फाइंड करोगे अल्फा प्लस बीटा तो याद रहे इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इक्वेशन है, इसके अंदर a की वैल्यू है 1, एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो बचता है ना उसको a बोलते हैं तो ये 1 हो गया। b की वैल्यू है -6, x को छोड़ के जो बचता है उसको b बोलते हैं और बचे कुचे को c बोलते हैं, c की वैल्यू है 8। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा -b/। अल्फा इंटू बीटा बोलो क्या होता है c/। फिर एक फॉर्मूला और होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख लेना बहुत बढ़िया है। क्या होगा ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यहां से आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा यहां से आ जाएगा। एक और होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा। तो यहां पर शुरू करते हैं, ये मुझको फाइंड करना है तो इसको लेके आए हम। अल्फा और बीटा हमारा एलसीएम है। ठीक है, बीटा से बीटा कट गया क्या बचा अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, अल्फा से अल्फा गया बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या फॉर्मूला है बता दो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा और अपॉन में क्या है अल्फा बीटा। बेटा बहुत लेंदी क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से समझो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/। तो देखो माइनस क्या करता है साइन चेंज, तो -6 बन जाएगा +6, 6/1 6, c/8 8/1 8, ये हो गया 6, 6 का स्क्वायर 3 × 8/8। 36 माइनस देखो 36 यहाँ पे बच्चे 12 कर देते कितनी बार, ऐसी गलती नहीं करनी। 3 8 24, 36 माइनस 24 कितना होता है 12/8। 2 से काट देते हैं 3 टाइम्स 4 टाइम्स, 4 से काट कर देते 3 टाइम्स, 3 3 जा 9। कौन सा ऑप्शन है 9 है, ऑप्शन डी। तो थर्ड का आंसर आया डी और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम 9। याद रहे इस वाली वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन जरूर लिखना है, तब जाके मजा आएगा सीखने का। फिर आता है एक और क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच लाइन्स एंड दिस आर पैरेलल। याद रहे लाइंस पहले इस तरीके से अगर पैरेलल हो गई, ये ग्राफ की लाइन से, एक लाइन को एक इक्वेशन कहा गया। ठीक है, तो याद रहे ग्राफ में a1/a2 इज इक्वल टू क्या होता है
b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू, तो इसको क्या बोलते हैं पता है, हम इसको हम बोलते हैं नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन क्यों बोला, क्योंकि इनके कहीं मिलने का चांस नहीं है दोनों के। फर्स्ट ऑफ ऑल नो सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन नहीं है तो क्या वर्ड यूज करना है अपने को, इनकंसिस्टेंट। इसके अलावा दो तरीके की लाइन बनती है, एक दो इस तरीके से कट हो जाए, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और एक लाइन एक के ऊपर एक आ जाए, इसको हम बोलते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। दोनों में कुछ लाइन्स कट हो रही है, बट इसमें एक के ऊपर एक आ रही है, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। फिर अगर सॉल्यूशन है, क्योंकि एक के ऊपर एक आ गई तो सॉल्यूशन तो है, पर एक के ऊपर एक आने का मतलब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, यहां पर सॉल्यूशन जब आ जाते हैं तो उसका वर्ड होता है कंसिस्टेंट। जैसे यहां पर सॉल्यूशन नहीं आया, क्या बोला हमने, इनकंसिस्टेंट। तो एग्जाम में अगर आ जाए इनकंसिस्टेंट तो भी यही है, पैरेलल तो भी यही है, नो सॉल्यूशन तो भी यही है। बट यहां पर क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट, ये डिपेंड होती है, डिपेंड करती है। और यहां पर क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन। जीवन में याद रहे, यूनिक कभी किसी पे डिपेंड नहीं करता। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब ओनली वन, तो कंसिस्टेंट तो है बट इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट, याद रहे। सो इस पे काम करते हैं, ये यहां पर है a1, a1 है 14, याद रहे ये लीनियर इक्वेशन का है। लीनियर इक्वेशन में जो x को छोड़ के बचता है वो a होता है, और जो y को छोड़ के बचता है वो b होता है, और बचे कुचे को c बोलते हैं। और बचा कुचा अगर इक्वल के उस तरफ है, जैसे ये उधर है, तो साइन चेंज करना है, लाइक 20 को बोलना है -20। तो a1 है 14, b1 है m, और c1 को बोलेंगे -20, ये यहां जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऐसी a2 है -3, b2 है 2, और c2 है 16। तो यहां पर होगा क्या, पैरेलल बोल रहा है, पैरेलल मतलब ये चीज फॉलो करनी है। a1 अपॉन a2, a1 कितना है 14 अपॉन -3 और m अपॉन 2, तो 2 इंटू 14 कितना हो जाएगा 28 अपॉन -3, मतलब -28 अपॉन 3, ये m का वैल्यू है। तो ऑप्शन ए, तो फोर्थ का आंसर आप क्या बोलने वाले हो, फोर्थ का ऑप्शन ए, ब्रैकेट में लिखना है -28 अपॉन 3 या 28 अपॉन -3, जो भी अपने इसमें आया है -28 अपॉन 3। 4 क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट कर लिए। याद रहे, जब हम किसी भी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने दे रखी, ए की वैल्यू क्या है 2, बी की -4 और सी की 3, क्योंकि सिखाया थोड़ी देर पहले आपको। कभी भी आपको पूछेंगे इसके रूट्स, देखो x की वैल्यू x की पावर 2 है, x की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 रूट्स हैं इसके, बोलो कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं, मतलब 2 आंसर्स आएंगे, ठीक है। जब किसी के 2 आंसर आएंगे तो 2 आंसर सच में आएंगे कि नहीं आएंगे, उसके लिए अपन को इसके रूट्स की नेचर बतानी पड़ती है। तो रूट्स की नेचर निकालने के लिए अपन क्या फाइंड करते हैं, b स्क्वायर -4ac, तो b की वैल्यू क्या है -4 का स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की 3, -4 का स्क्वायर 16, 24, यह आएगा माइनस का। जब कोई भी इसकी वैल्यू माइनस में आ जाती है, इसको बोलते हैं नॉट रियल रूट्स। नॉट रियल मतलब इसका आंसर ही नहीं आएगा, इसको सोल्व करने पर आंसर ही नहीं आएगा, तो क्या बोलेंगे, नॉट रियल रूट्स। अगर ये प्लस में आता तो आप पता है क्या बोलते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, और अगर ये 0 आता तो क्या बोलते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब अगर ये 0 आता तो x की 2 वैल्यू आती और दोनों ही इक्वल आती। नेक्स्ट, आपके सामने क्या कहा, x + 1, 3x एंड 4x + 2 आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। ये एपी की कॉन्जिक्यूटिव मतलब लाइन से टर्म्स। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, जो बीच वाली टर्म होती है a2, देखो पहली टर्म को a1, दूसरी को a2, तीसरी को a3, जो बीच वाली होती है वो बाकी की दोनों का एवरेज होती है। एवरेज का मतलब a1 + a3 अपॉन 2,
ठीक है। अब a2 कितनी है देखो 3x, सेकेंड टर्म है 3x। अब a1 कितनी है x+1 और a3 कितनी है 4x+2 डिवाइड बाय 2। नाउ 3x इंटू 2 कितना होता है 6x, x+4x कितना होता है 5x और 1+2 कितना हो 3। याद रहे x और 4x प्लस हो सकते हैं, ये यहां जाके हो जाएगा -6x minus 5x is equal to 3 and x is equal to 3. You can see this option A। तो आप बोलोगे 6 का ऑप्शन है, ब्रैकेट में लिखना है 3। 7th क्वेश्चन आपके सामने है, आपको एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.2 या 6.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम, इस ट्रेपेजियम के अंदर बहुत ध्यान से समझना, ये दो साइड पैरेलल है, कौन PQ और SR पैरेलल है। जब दोनों पैरेलल दे रखी हैं तो यहां पर एक बिल्कुल एक इक्वेशन उधर बनी हुई है और आपको याद रखनी है। कौन सी इक्वेशन OP अपॉन OR, OP अपॉन OR इज इक्वल टू OQ अपॉन OS। ये आपको यूं क्यों याद रखनी, ठीक है। अब OP की वैल्यू है x-1, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है x-1। OR की वैल्यू कितनी है OR x-2, OQ x+5 एंड OS x+3। अब ये होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे x दोनों से होगा और -1 दोनों से होगा, तो x इंटू एक्स x² प्लस 3x, -1 इंटू एक्स -x -3, -1 इंटू 3 -3। नाउ x इंटू एक्स और x इंटू 5 5x, -2 इंटू एक्स -2x, -2 इंटू 5 -10। x² क्या हो गया कैंसर, 3x - x कितना हो जाएगा 2x - 3, 5x - 2x 3x - 10। अब देखो ये वहां गया -10 यहां आया, यहाँ पे आके +10 -3, ये -3 यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, 3x वहां है, 2x प्लस का वहां पे जाके हो जाएगा -2x, तो x इज इक्वल टू कितना आया 7। ये आई x की वैल्यू कितनी 7। अब एक थ्योरम है ना, उसको आप ढंग से पढ़ लेते तो आपको ये आराम से आ जाता, बट स्टिल आपको आ चुका है। नेक्स्ट, कभी भी आपको पूछा जाए, एक आपको पॉइंट दे दें, याद रहे एक पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या है, लाइक 4,2, 4 है x की वैल्यू और 2 है y की वैल्यू। अगर आपको पूछेंगे 4 और 2 है, जैसे मैंने एक बात लिखी 4 और 2, या मैंने लिखा -4 और -2, ठीक है। तो अगर पूछेंगे इसमें पूछेंगे डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो आपका आंसर बोलना है 2। x की डिस्टेंस पूछी, x से पूछी, तो x से डिस्टेंस कितनी 2, उल्टा बोलना है। और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो आपको क्या बोलना है 4। अब यहां पूछेंगे डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो -2 मत बोलना, 2 बोलना। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो -4 मत बोलना, +4, क्योंकि डिस्टेंस के माइनस में नहीं होती। जैसे क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम y, अब y एक्सिस से डिस्टेंस -3 नहीं होगी, क्या होगी 3। इन्होंने बच्चों को फंसाने के लिए -3 का भी ऑप्शन दिया, पर अपने को क्या बोलना है 3, क्योंकि डिस्टेंस के माइनस में नहीं होती। तो 8th का आंसर है D 3। y एक्सिस से डिस्टेंस x होती है, x एक्सिस से डिस्टेंस y होती है, साइन हमेशा प्लस में लेते हैं। हर क्वेश्चन एक लर्निंग देकर जा रहा है। बच्चों यहां पर कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया, 3 पॉइंट्स हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के, मतलब तो लैम्बडा क्या हो। एक तो ये लैम्बडा की साइन है, जब कभी भी क्लासरूम में लैम्बडा साइन बोलते हैं बच्चे बहुत हंसते हैं, तुम ही हमारे प्यारे लैम्बडा हो, ठीक है। और आपको लैम्बडा का वैल्यू भी फाइंड करना है। बच्चों यहां पर 3 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट हो गया 0 0, एक पॉइंट हो गया 3,√3 और एक हो गया 3, लैम्बडा। अब आपको एक बात तो मालूम है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड सेम होती है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको A मानते हैं, इसको B, इसको C, तो हम बोलते हैं AB इज इक्वल टू AC। आपका अपने आप लैम्बडा निकल जाएगा, तो आप बोलोगे क्या, बताओ AB इज इक्वल टू AC। जब कोई एक के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, तो देखो आपने सुना है ना AB का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब एक 0 0 हो तो आपको इनका स्क्वायर करना है,
3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3। दूसरा 3 का स्क्वायर 9, लेमड़ा का स्क्वायर लेमड़ा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, 3 इज इक्वल टू लेमड़ा स्क्वायर, तो लेमड़ा कितना होगा, रूट 3। स्क्वायर रखने में रूट लगता है और रूट के बाद लगता है प्लस माइनस। क्या यहाँ पर लेमड़ा प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 दे रखा है, नहीं, नहीं दे रखा है, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। तो नाइन्थ का आंसर हम लोग क्या बोलेंगे, बी, और क्या लिखेंगे यहां पर, नन ऑफ दिस। कोई डाउट होना नहीं चाहिए तब तक आपको। नेक्स्ट, आपको एक क्वेश्चन और दिया कि साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है 3/4, तो आप बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा है 3/4, तो इसको भी स्क्वायर करते हैं। 3 किसका स्क्वायर होगा, रूट 3 का, और 4 होगा 2 का, स्क्वायर से स्क्वायर गया। जब आप ट्रिग्नोमेट्री की टेबल देखेंगे तो वहां पर आपको साइन की वैल्यू मिलेगी √3/2, तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू बोलेंगे साइन 60, साइन से साइन हो जाएगा कैंसल, एंड थीटा यू विल गेट 60। अगेन 10th का आंसर है बी, विच इज 60 डिग्री। नेक्स्ट, if the length of arc of circle subtending an angle 60 degree at its center is 22 सेंटीमीटर। देखो, आप एक सर्कल के अंदर एक आर्क बनाते हो, ये एक आर्क होता है। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल 60 डिग्री एट इट्स सेंटर, ये सेंटर है, इज 22 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ आर्क है। ये कितना सेंटीमीटर, 22। फाइंड द रेडियस। इसके लिए आपको आना चाहिए लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। कई जगह ऐसा लिखा हुआ है 2r पाई थीटा अपॉन 360, तो 2 से 360 कट जाए, कितना आएगा, 180। एल है 22, पाई है 22 अपॉन 7, आर नहीं मालूम, थीटा है 60 अपॉन 180, 3 टाइम्स 22 यही रहेगा, ये दोनों ऊपर आएंगे और ये 22 नीचे जाएगा, तो यहां बचेगा आर। तो आर इज इक्वल टू कितना आएगा, 21 सेंटीमीटर। सो 11th का आंसर है ए, विच इज 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। याद रहे, एक सर्कल होता है, उसमें एक कॉर्ड होती है, कॉर्ड के जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये इसको बोलते हैं सेगमेंट। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। आर स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन आएगा, पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा। आर की वैल्यू अभी अपने को नहीं मालूम, आर आर ही है, पाई भी ऐसा कैसा रहेगा, पर थीटा कितने डिग्री का है, 90, तो यहां रखेंगे 90 अपॉन 180 माइनस साइन 90। सो आर स्क्वायर अपॉन 2, 90 से कट हो जाएगा 2 टाइम्स, सो दिस इज कॉल्ड π/2 माइनस 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब आप देखेंगे ऐसा क्या दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर नीचे 2 जा क्या हो जाएगा 4, एंड आर स्क्वायर अपॉन 2 बन जा, तो देखो ये आंसर आपको दिखेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस हाफ आर स्क्वायर, ऑप्शन सी, यू विल से ऑप्शन सी। आप देख रहे हैं कि एमसीक्यू कितने वैरायटी के अंदर है, कोई कितना लेंदी, कोई कितना शॉर्टकट, ये ऐसा ही अपने वैरायटी अपने एग्जाम में देखने को मिलती है। फिर आता है अ होलो क्यूब of internal edge 22 centimeter is filled with spherical marbles of diameter 0.5 centimeter and 1/8 space of the cube remain unfilled। मतलब एक क्यूब है, समझना,
सो अपन क्या करते हैं, एक क्यूब बनाते हैं, ठीक है। सो अपने सामने एक क्यूब हुआ, सॉरी, सो अपन ने एक क्यूब बनाया। थोड़ा सा मैं हो सकता है अपनी शेप गलत बना दूं, बट इस क्यूब के अंदर कुछ स्फेरिकल मार्बल्स, स्फेरिकल मार्बल्स को डालने के बाद 1/8 ऑफ द स्पेस रिमेन अनफिल्ड, मतलब 7/8 स्पेस भरा रह गया, 1/8 स्पेस खाली रह गया, ठीक है। याद रहे 1/8 स्पेस ऑफ द क्यूब रिमेन अनफिल्ड, तो फील्ड कितना रहा 7/8, ठीक है। तो 7/8 पार्ट का आपको वॉल्यूम निकालना है, 7/8 पार्ट, और आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मार्बल्स। याद रहे नंबर ऑफ मार्बल्स क्या लिखते हो आप, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, तो साइड कितनी है 22 इंटू 22 इंटू 22। अब ये 1/8 जो स्पेस है ना वो अनफिल्ड है, वो खाली है, तो भरा हुआ स्पेस कितना है 7/8। 1 में से आप 1/8 को माइनस कर देना, तो भरा हुआ स्पेस यहाँ पे लिखना है। अब मार्बल का एक वॉल्यूम, मार्बल जो है वो स्फेरिकल, इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई डी क्यूब अपॉन 6। एक तो होता है आपने जो सुना है बुक में 4/3 पाई आर क्यूब, तो मुझे डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर का सीधा फॉर्मूला लगा देना पाई डी क्यूब अपॉन 6। तो ये नीचे का 6 कहां जाएगा ऊपर, तो 7/8 22 22 22 इंटू 6, पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 जाएगा ऊपर। डायमीटर है 0.5 0.5 0.5। ना 22 क्या हो गया कैंसल, 1 2 और 3 पॉइंट्स, तो ऊपर जो जाएगा 1000 जाएगा। 8 से 1000 कट जाता है कितनी बार 125, राइट। 5 5 5 5 का क्यूब भी क्या होता है 125, दैट इज ऑल्सो कैंसल्ड। 7 7 जा 49 इंटू 6 इंटू 484, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। इनका मल्टीप्लाई था 294 मल्टीप्लाई बाय 484। नाउ 484 मल्टीप्लाई बाय 294, आप भी मेरे साथ साथ करेंगे। So the answer is 142296 and you can see here 142296। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर 142296। नाउ ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, if the value of each observation of statistical data is increased by 3, then the mean of the data। एक काम करते हैं अपन को 3 नंबर लेते हैं, वो 3 नंबर क्या है 1 + 2 + 3 डिवाइड बाय 3 करेंगे। जितने नंबर से उसको सम करके है कितने नंबर 3 नंबर है, तो 6/3 कितना आया 2। अब हर नंबर में कितना बढ़ाना है 3 बढ़ा दो, तो 1 में से 3 बढ़ाओ कितना आ जाएगा 4, 2 में 3 बढ़ाओ कितना आएगा 5, और 3 में 3 बढ़ाओ कितना आएगा 6 डिवाइड बाय 3। आंसर इज 15/3 और आंसर कितना आया 5। तो 2 और 5 में 3 बढ़ गया, तो मीन 3 बढ़ गया, मतलब इंक्रीज बाय 3। तो 14th का जो आंसर है वो है ए, ब्रैकेट में क्या लिखना है इंक्रीज्ड बाय 3, याद रहे। फिर 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आउटकम ए बी। आपको क्या चाहिए ए बी चाहिए, सच दैट बी इज इक्वल टू 2। जब आप 2 डाइस फेंकते हो ना आपके पास 36 केस बनते हैं। कैसे हो सकता है कि दोनों डाइस पे 1 1 आ जाए, हो सकता है पहले पे 1 आए दूसरे पे 2 आए, पहले पे 1 आए दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 1 दूसरे पे 5, पहले पे 1 दूसरे पे 6।
ऐसे करके 2 1 2 2 2 3, तो लास्ट में 6 1 6 2 6 3 ऐसा। पर एक ए क्या रहा है, ए और बी है, और बी जो है वो ए का डबल है, मतलब अगर यहां पर 1 है तो यहां पर क्या होगा 2, ठीक है। यहां पर 2 है तो यहां पे कितना होगा 4, यहां पे 3 है तो यहां पे कितना होगा 6, और यहाँ पे 4 तो होगा तो वहां पे 8 नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट में मैक्सिमम 6 आता है। याद रहे ये डबल होगा इसका, तो ये तो केवल 3 ही केस है, और तो पॉसिबल ही नहीं। तो 3 केस अपॉन में कितने केस होते हैं 36, 1/12, ऑप्शन डी। तो याद रहे 15th के आंसर में ऑप्शन डी, और यू विल से 1/12, है ना इजी। सो याद रहे कि अपॉन में हमेशा जो नंबर होगा वो बड़ा होगा, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा प्रोबेबिलिटी केस में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। परसेंटेज में 0 से बड़ी होती है और 100% से छोटी होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 एग्स, 400 अंडे हैं, उसमें से खराब अंडा निकलने का चांस कितना है 0.045। तो नंबर ऑफ गुड एग्स कितने होंगे, पहले आप 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.045 से, प्रोबेबिलिटी को टोटल से मल्टीप्लाई करने पर फेवरेबल आता है। फेवरेबल यहां पर कौन है बैड, तो आप अभी क्या बोलोगे नंबर ऑफ बैड एग्स। पॉइंट उड़ाया, नीचे लगेगा 1000, क्योंकि 3 चीजें, 2 से 2 कैंसिल, 2 टाइम्स 9 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स 9 टू जा कितना होता है 18। तो करेंगे क्या 400 में से 18 माइनस कर देंगे, क्योंकि तो 18 बैड है, मुझे क्या चाहिए गुड चाहिए। आई विल गेट 382 गुड एग्स। और आप देख सकते हो 18 भी दिया है ऑप्शन में, ताकि आप गलत करो। 16th का आंसर है बी, एंड ब्रैकेट में क्या लिखना है 382। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आया। इन अ गिवन फिगर आर एस इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट अ पॉइंट एल। तो आर एस एक मतलब टेंजेंट है, और ये टच करके कहां से, ये एल पे टच करके निकल रहा है, ये देखेंगे आप, ये यहां पर टच कर रहा है एल पर, ठीक है। एंड एम एन इज ए डायमीटर, एम एन एक डायमीटर है जो ओ से निकल रहा है। एन एम एल, देखो बीच में एम है, बीच में जो एंगल होता है ना वो दे रखा है 30। फाइंड आर एल एम, आर एल एम, ये एंगल मुझे चाहिए। अब वो ध्यान से समझना, ये मैं एक रेडियस खींच रहा हूं, रेडियस और टेंजेंट में ये पूरा जो एंगल बनता है ना पूरा, ये 90 डिग्री का होता है। 90 में से अगर ये चला जाए छोटा सा तो ये बच जाएगा। तो ये छोटा सा होगा कितना, देखो ये एक रेडियस है और ओ एम भी रेडियस है, तो आप बोलोगे यहां पर ओ एल इज इक्वल टू ओ एम। तो 9th में आपने सीखा है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओ एल के सामने एम, ओ एम के सामने एल बराबर होगा, तो ये भी 30 डिग्री का आएगा। पूरे 90 में से आपने 30 माइनस कर दिया तो ये वाला पार्ट कितना आएगा 60, ऑप्शन ए। आप बोलेंगे 17th का ऑप्शन ए कितना डिग्री 60 डिग्री। नेक्स्ट, इफ द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड। वर्टिकल पोल की हाइट, उसकी शेडो ही कितनी है √3 टाइम्स हाइट शेडो। शेडो को अपन शेडो यहां पढ़ते, शेडो को मान लेते हैं h, तो हाइट क्या हो गई √3h। याद रहे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है tan थीटा। क्या पढ़ते थे आप PBP अपॉन HHB। आपको आपके स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि इनको P अपॉन H को क्या बोलते हैं, B अपॉन H को क्या बोलते हैं, P अपॉन B को क्या बोलते हैं। जो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया बोला, ठीक है। बच्चों एक बात समझ लो, स्कूल में बहुत ध्यान से पढ़ना है। तुम लास्ट समय पर YouTube पर आके पढ़ते हो, इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल में या तुम्हारे लोकल कोचिंग में जिसने तुम्हारे को पढ़ाया है तुम्हारी सिटी में उसने अच्छा नहीं पढ़ाया, उसने झकझोर तुम्हारे साथ मेहनत की है। तुम में से बहुत लोगों ने क्लास में ध्यान नहीं दिया है। अब तुम एंड मोमेंट पर आके यूट्यूब पे ध्यान देते हो, तो तुमको लगता है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं हम ज्यादा अच्छे हैं। नहीं, टीचर सारे मेहनत करते हैं, सारे टीचर्स को इज्जत देना है। हम भी उनमें से एक टीचर हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, राइट। तो आपको उन्होंने पहले सिखाया कि ये क्या है, मैं बाद में सिखाने आया हूं। P/B को बोलते हैं tan थीटा, तो आप बोलोगे tan थीटा। P है √3h, B है h, h से h कैंसिल,
10 के केस में √3 क्या होता है 1060, 10 से 10 गया तो थीटा आएगा 60 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन डी। तो 18th का आंसर है ऑप्शन डी, कितना डिग्री 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द सिस्टम of equation this and this is consistent is 4। अब याद रहे कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट के दो मतलब होते हैं, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और दूसरा होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहां पर a1 है 4 और a2 है 2, 4/2। इफ इट इज नॉट इक्वल p/2, अगर 4 आ गया तो भी कंसिस्टेंट है और 4 नहीं आया तो भी कंसिस्टेंट है। 4 आया तो कंसिस्टेंट के साथ ये वाला। अच्छा फिर आगे देखते हैं, 8/2 मतलब सुनो 4/2 p/2 8/2, ठीक है। तो 8/2 का मतलब क्या है 4, 4/2 का मतलब क्या है 2, तो ये तो गया, इसका तो गेम खत्म हो गया, ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों बी इक्वल नहीं होंगे तो ही आप क्या बोलोगे कंसिस्टेंट, ठीक है। और अगर पी की वैल्यू 4 आ गई तो ये दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए। अभी थोड़ी देर पहले आपने सीखा है पी की वैल्यू 4, अगर ये 4 आ गई तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाएगा। इट मींस नो सॉल्यूशन बिकॉज c1 अपॉन c2 अलग जा रहा है, इट इज कॉल्ड नॉट सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंसिस्टेंट नहीं होगा 4 पर होगा इनकंसिस्टेंट। एसर्शन इज फॉल्स, एसर्शन इज फॉल्स ओनली ऑप्शन किसमें दिखता है आपको डी में। तो ये ऑप्शन रीजन सही बता रहा होगा, देखो जब ऐसा होता है तो क्या होता है इनफाइनेटली, सही बात है, एसर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू। 19th का ऑप्शन है डी। फिर लिखना ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, नहीं भी लिखा तो भी चल जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट, डी एंड ई आर points on sides AB and AC of triangle ABC such that DE is parallel to BC। ABC बनाया, D और E यहां पर पॉइंट है, DE इसके पैरेलल है। देन वैल्यू ऑफ x इज 4, x की वैल्यू 4 होगी। अगर AD है x, BD है x माइनस 2, AE है x प्लस 2 और EC है x माइनस 1। तो याद रहे अगर ये दोनों पैरेलल होते हैं क्या बोलते हैं AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। AD है x, BD है x माइनस 2, AE है x प्लस 2, CE है x माइनस 1, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स का 2 का स्क्वायर 4, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, एक्स कितना आया 4। एसर्शन इज ट्रू, एक्स 4 है। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्राइंगल एंड डिवाइड द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, ये बात सच है और इस वजह से इसका आंसर ये आया है क्योंकि ये है थेल्स थ्योरम, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसकी वजह से ये प्रूफ हुआ है। इसलिए बोथ ए एंड बी आर राइट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 20 का ऑप्शन है ए। पूरे 35 मिनट्स के अंदर या थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा ले लो, मैंने आपको 20 एमसीक्यू करे नहीं, आपको समझाया भी है। याद रहे अगर तुमने अच्छी पढ़ाई की है तो ये 20 तुम आधे घंटे में कर सकते हो। 3 घंटे का टाइम में से आधा घंटा कट कर दो, अब आपके पास 2.5 घंटे बचा है और अब आप आ रहे हो अपने सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, शो दैट, ये आपको सॉल्व करना है और आपको 1 माइनस सी लाके दिखाना है। शो दैट बोला, पहले इसको अच्छे से ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स माइनस पी एक्स, माइनस पी बन जा माइनस पी माइनस सी। ए की वैल्यू है 1, बी की है माइनस पी, एक्स को छोड़ के जो बच जाए वो बी होता है और पूरे बचे कुचे को सी बोलते हैं। सी क्या है माइनस पी माइनस सी। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, किसको, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा
अल्फा वन जा अल्फा, 1 इंटू बीटा बीटा, 1 वन जा 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस बी अपॉन है, माइनस पी हो जाएगा प्लस पी अपॉन 1, तो ये पी होगा। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है, सी कितना है? माइनस पी माइनस सी अपॉन 1, तो माइनस पी माइनस सी। नाउ ये इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं? माइनस पी माइनस सी। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं? प्लस पी प्लस 1। प्लस पी से माइनस पी कैंसल, 1 को आप आगे ले लो, माइनस सी आ गया ना, 1 माइनस सी, हेंस प्रूफ। इस तरीके से करना है आपको कॉपी के अंदर अपनी प्रॉपर तरीके से। फिर इसको ओपन किया, एबीसी लिखा, फिर ये जो आपने लिखा है ना, ये एलएचएस है, एंड देन आप यहां पे आपको लिखना है एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 APs हैं, हो सकता है क्या हो? 246, हो सकता है 135। दोनों की फर्स्ट टर्म में डिफरेंस है, पर सब में 2-2 बढ़ता चला जा रहा है, तो दोनों कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। ठीक है, तो 2 AP से कॉमन डिफरेंस सेम है। फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज 3, तो एक की फर्स्ट टर्म 3 है और दूसरे की है 8, तो उसको कैपिटल ए बोल दो, 8। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर सेकंड टर्म? तो आपको क्या चाहिए? A2 माइनस A2। किसी भी टर्म का डिफरेंस निकालो, किसी भी टर्म का, ठीक है, एक ही आंसर होता है, A माइनस ए। जब एक एपी में क्या सेम हो? कॉमन डिफरेंस। किसी भी टर्म का डिफरेंस निकालो, क्या आंसर बोलोगे? A माइनस ए। ए है 8, ए है 3, 5, सबका आंसर है A माइनस ए, 5 5 5 5। रीजन सुन लो, अगर मुझे ये चाहिए A30 माइनस A30, तो ये क्या होता है? A प्लस 29D, ये भी A प्लस 29D, माइनस ए माइनस 29D, क्योंकि D सेम है तो D ये क्या हो गया? तो बच क्या रहा है? A माइनस ए। A है 8, D है 3, आंसर कितना आएगा? 5। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इस पूरे को मुझे सॉल्व करना है और मुझे आंसर लाना है 1, तो आई विल राइट LHS। क्या होगा ये? साइन 6 थीटा cos 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। जब यहां पे 3 लगेगा तो आप यहां पे क्यूब लगाओगे, तो ये किसका क्यूब है? साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ये किसका क्यूब है? cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला याद रखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी। मैं जरा चेंज कर रहा हूं, क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3AB। जबरदस्त है, जबरदस्त, बहुत ध्यान समझना। ए है साइन स्क्वायर थीटा, बी है cos स्क्वायर थीटा, फिर इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब इसके ये तो इसकी जगह मैंने लिखा है, अब पीछे क्या है? प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इस पूरे से ये पूरा कैंसल, इसकी वैल्यू है 1 इंटू 1 का स्क्वायर। 1 इंटू 1 कितना होता है? 1, हेंस प्रूफ। अगेन LHS इज इक्वल टू RHS। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Given below is the distribution of total household expenditure of 200 manual workers। 200 वर्कर्स के घर का खर्चा 1000 से 1500 खर्च हो रहे हैं, तो ऐसे 24 वर्कर्स ऐसा। फाइंड द एक्सपेंडिचर डन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर। मैक्सिमम नंबर कितने हैं? 40। 40 लोग इतना खर्चा करते हैं। आपको मालूम है मैक्सिमम वाले को हम बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मोड। मोड को लिखते हैं Z से। मोड क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L है 1500, ठीक है, H है 500, 500, ये 500,
यहां लिखा 1500, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F1, ये F0, ये F2। F1 है 40, F0 है 24, नीचे आएगा 2F1, तो 2 इंटू 40 कितना होता है 80, -24 -31 इंटू H है 500, 500। ये जो गैप होता है इसको H बोलते हैं। 1500 प्लस 16, 80 में से 24 गया तो आपको मिलता है 56, 56 माइनस 31 तो आपको मिलता है 25 मल्टीप्लाई बाय 500। 25 टू 50 और फिर 0, 16 32 320 1820, इसको बोलते हैं Z, मतलब मोड। मोड कितना आ गया 1820। बच्चों वीडियो को पॉज करते करते आपको चीजें लिखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल। आपके सामने एक सर्कल है जो ट्राइंगल के अंदर है, ठीक है। ये साइड्स बीसी को टच कर रहा है, बीसी टच कर रही है पी पर, एसी टच कर रही क्यू पर, और वो टच कर रही है आर पर। अब देखो ए बी है 10, ये पूरा है 10, ए क्यू इतना सा ए क्यू है 7, तो ए आर भी कितना होगा 7। 10 माइनस 7 कितना होगा 3, अगर ये 3 है तो ये भी क्या होगा 3, ठीक है। सी क्यू है 5, अगर सी क्यू 5 है तो सीपी भी कितना होगा 5, बिकॉज टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। डायग्राम ऐसा बनाना है। फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी, तो डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको पहले बताना है ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आप बोलोगे ए क्यू इज इक्वल टू 7 दे रखा है, तो आप बोलोगे ए आर इज इक्वल टू ए क्यू 7। तो यहां पर ए बी किससे मिलकर बना है ए आर प्लस बी आर 10, 7 प्लस बी आर इज इक्वल टू 10, तो बी आर कितना आ गया 3। अब आप बोलोगे बी आर इज इक्वल टू बीपी, तो बीपी कितना आ गया 3 टू सी, बी आर इज इक्वल टू बीपी। फिर आपको दे रखा है सी क्यू, तो आप बोलोगे सी क्यू इज इक्वल टू सीपी 5। आपको फाइंड करना है बीसी, तो आप बोलोगे बीसी किससे मिलकर बना है बीपी प्लस सीपी, बीपी प्लस सीपी। बीपी है 3, सीपी है 5, 8 सेंटीमीटर। सो यहां पर अपन ने 2 मार्क्स के जो 5 क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट किए हैं। क्या कहता है, इन ऑर्डर टू प्रमोट रीडिंग हैबिट्स अमंग स्टूडेंट्स, स्कूल ऑर्गेनाइज लाइब्रेरी वीक। एज पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन 3 games of books, biography, mystery, self-help books were bought. For optimum arrangement, the organizer have stacked the book in such a way that all the books are stored topic wise and the height of each stack is same. Topic wise मतलब ये 3 टॉपिक है, ठीक है। Number of biography books 96, mystery books 240, self-help book 336. Assuming that books are the same thickness, books की thickness same है, determine the number of stacks of biography, mystery and self-help books. सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर आ जाए तो नंबर तो बाद में निकलता है, पहले आप ये देखोगे कि मैं कितनी बुक्स जमाऊंगा एक स्टैक में। एक स्टैक में मैं 90 से ज्यादा तो नहीं जमा सकता, कम ही जमाऊंगा। कम जमाना है मतलब मुझे HCF चाहिए, तो 96, 240 और 336 का HCF। 2 की टेबल में 48, 2 की टेबल में 24, 2 की टेबल में 12, 2 की टेबल में 6, 2 की टेबल में 3, 3 की टेबल में 1, ऐसे ही 2 की टेबल में 120, 2 की टेबल में 60, 2 की टेबल में 30, 2 की टेबल में 15, 3 की टेबल में 5, 5 की टेबल में 1, ऐसे ही 2 की टेबल में 168, 2 की टेबल में 84, 2 की टेबल में 42, 2 की टेबल में 21, 3 की टेबल में 7, 7 की टेबल में 1। अब देखो 2 सब में आ रहा है,
तो 2 को एक बार लिखना है, फिर 2 आ रहा है, फिर एक बार लिखना है, फिर से 2 आ रहा है, एक बार लिखना है, फिर से 2 आ रहा है, एक। अब यहां 2 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, तो 3 भी सब में आ रहा है। अब कुछ कॉमन नहीं है, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। एक स्टैक में 48 बुक्स जमा हो गए। अब पूछता है डिटरमाइन नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ बायोग्राफी। तो बायोग्राफी की बुक्स कितनी है? 96। तो आप बोलोगे 90, लिखोगे नंबर ऑफ स्टैक्स, कैसा लिखोगे? नंबर ऑफ स्टैक्स। इसके 3 पार्ट कर दोगे। पहला पार्ट क्या बनाओगे? बायोग्राफी। दूसरा पार्ट मिस्ट्री, और तीसरा पार्ट सेल्फ हेल्प बुक्स। तो बुक्स कितनी है इसकी? 96/48। आप बोलोगे इसके बनेंगे 2 स्टैक्स, उसकी है 240/48। देखो 24 10 जा 240, 24 का डबल कौन है? 48, तो 10 जा की जगह आएगा 5 जा। और लास्ट है 336/48, 2 से काट देते हैं 24, 24 7 जा 168। तो बायोग्राफी के 2, मिस्ट्री के 5 एंड सेल्फ हेल्प बुक के 7 स्टैक्स बनेंगे। एक और क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन कभी आपके एग्जाम में आ जाए ना, ये क्वाड्रेटिक का है, हो सकता है यहां से 2 हटके आ जाए, 2 ना हो इसके अंदर। इस क्वेश्चन सबसे पहले क्या करना है? इसको वहां जाके माइनस करना है। कैसे लिखेंगे? 1/2a प्लस b प्लस 2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b। यहां एलसीएम क्या आएगा? 2a प्लस b प्लस 2x, ये अलग कर दिया, इंटू 2x। इससे ये कट गया तो 2x बचा, 2x से 2x गया, ये 2x ये 2x नहीं कर सकता बिकॉज बीच में प्लस है। 2x से 2x किया तो ये बचा। अब देखो ये यू का यू यहां लिखना है, बट ये क्या है? माइनस, माइनस सबका साइन चेंज कर देगा, -2 माइनस b माइनस 2x। इधर एलसीएम क्या है? 2ab, 2a से 2a कट गया, b प्लस 2a। अब देखो नीचे के 2 से नीचे का 2 अब कट सकता है, 2x से 2x गया, इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस, क्या बचेगा? 2a प्लस b। यहां पर x को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सीधा कर दो, 2a प्लस b अपॉन ए बी। तो याद रहे 2a प्लस बी से 2a प्लस बी कैंसल, 1 जा 1 जा, ए बी इंटू माइनस है, -1 माइनस ए बी। 1 को करो कितना आएगा? 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा? 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू 0। 2ax को 2ax के साथ आप ab ले लो, या 2x स्क्वायर ले लो, तो 2x स्क्वायर ले लेते हैं। bx के साथ आप ab ले लो, इन दोनों में कॉमन है 2x, क्या बचेगा? a प्लस एक्स। इन दोनों में कॉमन है b, बचेगा x प्लस ए। मैं चाहे x प्लस ए चाहे a प्लस एक्स बोलो, बात तो एक ही है। तो इन दोनों में क्या चीज सेम आ गई? x प्लस ए, और यहां पे क्या आया? 2x प्लस बी इज इक्वल टू 0। x प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस है। 2x प्लस बी इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2। है ना बढ़िया क्वेश्चन? बच्चों क्वेश्चन करना है, रोक रोक के क्वेश्चन करने हैं, अपने हाथों से क्वेश्चन नहीं होंगे। कितनी भी तुम वीडियो देख लो, बड़े बड़े लेक्चरर की वीडियो देख लो, मैथमेटिशियन की वीडियो उठा के देख लो, सारी कुछ नहीं होना। क्वेश्चंस तुमको रुक के करना है, तब जाके तुमको अच्छा लगेगा। पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको एक बार बताना ही भूल गया कि 20 क्वेश्चंस अपन लोगों ने सेक्शन ए के किए थे लमसम 35 मिनट्स के अंदर, और हमने 5 क्वेश्चंस करे हैं सेक्शन बी के लमसम 15 से 20 मिनट के अंदर। आप देख सकते हैं यहां तक हमने सेक्शन बी के क्वेश्चंस किए हैं। बहुत ध्यान से एक बात को याद रखना कि आपको सेक्शन ए के लिए मिलेंगे 30 मिनट्स,
सेक्शन बी के लिए आपको मिलेंगे 20 मिनट्स। तो मैं आपको टारगेट देता हूं, दोनों मिला के आप पूरा 1 घंटे में कर लेना। 1 घंटे में आपने कवर करे हैं 30 मार्क्स। अब हम आ रहे हैं सेक्शन सी की ओर, जिससे मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। याद रहे ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस होंगे। एक बात और याद रहे, ऐसे लेंदी क्वेश्चन सेक्शन ए में भी आ सकते हैं। अगर आपको लगता है वो टाइम टेकिंग है तो उसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे आप लोग और लास्ट में करेंगे। बिल्कुल पेपर में स्ट्रेस कंडीशन में नहीं आना है, टेंशन नहीं लेना है। ये अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं और अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये बच्चों। हम टीचर्स क्या ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ये पेपर आज जो आपके सामने है ये हमने ऑफलाइन भी सॉल्व करवाया है बच्चों के। से कई क्वेश्चंस हम कराते हैं, कई सालों से पढ़ाते पढ़ाते चीजें हमारे को याद हो जाती है। दैट इज द रीजन हम इतना स्पीड से कर पाते हैं। आपको उस चीज से कंपेयर नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे आपकी स्पीड आएगी। क्वेश्चन सुनेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, द सेंटर ऑफ सर्कल इज 2a, a-7। आपने एक सर्कल बनाया है, आप उसका एक सेंटर देंगे। तो ये सेंटर है O, क्या है ये 2a, a-7। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A। वैल्यूज ऑफ A मतलब A की एक से ज्यादा वैल्यू भी आ सकती है। इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 11, -9। सर्कल 2 पॉइंट से निकल रहा है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो मैं ये वाला बना रहा हूं 11, -9। इसको मैं A नाम देता हूं, A पॉइंट। फिर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5√2। तो ये OA इज कॉल्ड रेडियस। कौन है ये 5√2। तो आप बोलेंगे OA इज इक्वल टू 5√2 √। अब ये अपन के पास एक फॉर्मूला याद रहे, O और A की आपको लेंथ दे रखी है। 2 पॉइंट की लेंथ को क्या बोलते हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बट ये तो आपने फॉर्मूला लिख दिया, बट आपको क्या करना है अपने मन में। देखो x का मतलब होता है आगे वाली चीजें। ये देखो यहाँ पर आगे क्या है 2a और यहाँ पर आगे है 11। आप क्या लेना चाहते हो आप सोचो। मैं 11 लेना चाहता हूँ, तो 11 मुझे आगे रखना है माइनस के 2a का होल स्क्वायर। अब पीछे क्या है a-7 और यहाँ पर क्या है -9। मैं क्या रखना चाहता हूँ, मैं आगे रखना चाहता हूँ a-7। ये माइनस क्या करेगा साइन चेंज, तो ये वाला माइनस क्या बन जाएगा +9 का होल स्क्वायर। अब मुझे ये वाला रूट हटाना है तो मुझे वहां पे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बचेगा 11 - 2a का स्क्वायर, a 9 - 7 कितना होता है +2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2। अब ये ओपन अप होगा a - b के होल स्क्वायर से। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। तो 11 का स्क्वायर 121, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर -2ab, 2 × 11 22 × 2a, आप बोलेंगे 44 है। ये खुलेगा a + b के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 + 2ab, 2 × a 2a × 2 कितना होता है 4a, और ये हो गया 50। 4a स्क्वायर और a स्क्वायर हो जाएगा 5a स्क्वायर, 4a - 44 है, ये हो जाएगा माइनस का 40a। देखो ए सेम टू सेम अपने आप में प्लस माइनस होते हैं। ये 1a स्क्वायर है तो 1 और 4 5, 4 में से 44 गया तो -40। नाउ 121 और 4 कितना हो गया 125, 50 यहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस। तो 5a स्क्वायर -40a प्लस का 75, 125 में से 50 चला गया तो कितना बचा 75, प्लस का वैल्यू बढ़ा। इन तीनों में से आप 5 को उड़ा दीजिए, 5 कॉमन ले लेंगे। 5 में 5 1 बार आता है, इधर 8 बार आता है, इधर 15 बार आता है। 5 गया का जो आपने कॉमन लिया हो जाएगा डिवाइड में, 0/5 क्या हो गया 0। अब आपके पास एक बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो आगे का साइन क्या है माइनस, माइनस क्या करता है साइन चेंज, तो ये वाला प्लस बन जाता है माइनस। दो चीजों को प्लस करने पर 8 आना चाहिए, वेरी इजी। वो कौन है 5 और 3, 5 3 जा 8, 5 और 3 8 और 5 3 जा कितना होता है 15। a कॉमन a - 5,
बिना देखे देख a माइनस 5, यहाँ पे निकालेंगे क्या -3। तो ये देखो यहां से हम क्या निकाले कि a बच जाए, तो a माइनस 5 और a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू 3। तो a की दो वैल्यू रखनी है आपको, या तो 5 रखनी है या 3 रखनी है। यहां पर कुछ भी रखो आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 5√2। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। फाइंड फिगर शो अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r। याद रखना जैसे एक सर्कल है, सपोज एक पिज्जा है, उस पिज्जा का आपने एक पीस निकाल लिया, तो आपको मालूम है वो पीस इस तरीके से निकलेगा। या एक रोटी के 4 टुकड़े होते हैं, रोटी के 4 टुकड़े में सेंटर से किए तो भी वो एक सेक्टर है। एक सर्कल को आप सेंटर से कट करो वो एक सेक्टर बन जाता है। शर्त यह है कि वहां से दो रेडियस निकलनी चाहिए, तो यहां पर भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अब ये सेक्टर है, आपके सामने एक सेक्टर बनाया है, दिस इज अ सेक्टर। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब आती है इसका पेरीमीटर। आपको पता है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये r और ये l लेंथ ऑफ r, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2r प्लस l, 2r प्लस l। अब देखो क्या कहता है, a sector of circle of radius r containing an angle theta, स्क्वायर नहीं है बस थीटा, ये गलती से आ गया। The area of sector is a सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज 50। ग्रेट, पेरीमीटर आपको दे दिया 50, तो आप बोलोगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है, थीटा की वैल्यू ये फाइंड करनी है क्या 360 अपॉन पाई और यूं का यू। तो बेटा पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। बाउंड्री पे कौन है 2r और एक l, तो क्या बोलेंगे 2r प्लस l। तो देखेंगे आप 2r को वहां भेज देते हैं, l क्या हो जाएगा 50 माइनस 2r। याद रहे लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। ठीक है, यहां से मुझे क्या निकालना है थीटा, क्योंकि मेरा आंसर थीटा है, तो थीटा यही रहेगा। ये मैं अभी नहीं बता रहा हूं, पेपर में पहले समझा चुका हूं कि ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क का। 180 तो मल्टीप्लाई होगा, तो 180 इंटू 50 कितना हो जाएगा 18 5 जा 90 और ये 2 0, 180 इंटू 2 360 r, पाई और r नीचे आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि मैं थीटा चाहिए। अब हम क्या करेंगे 9000 में भी डिवाइड किसका देंगे पाई आर का, और 360 आर में पाई आर का डिवाइड। कुछ लोग ऐसे आर से आर कट कर देते हैं, ऐसे नहीं कट करना है, बिल्कुल बीच में माइनस है। अब आर से आर कैंसिल। अब आप देखना ऊपर की तरफ 360 है, 360 अपने यहाँ पे बाहर आ रहा है, आप क्या करेंगे 360 को बाहर कॉमन ले लेंगे। नीचे आर दिखाई दे रहा है, अच्छा आर से आर करके नीचे पाई दिखाई दे रहा है, पाई को भी ले लेंगे कॉमन। तो देखो बाहर कॉमन क्या आया 360 अपॉन पाई। 9000 में आप क्या करेंगे 360 का डिवाइड देंगे, डिवाइड देके देखते हैं, तो ये 2 से कट हो जाएगा 18 टाइम 450, फिर 2 से 2 2 5 और 9, और फिर 9 से कट होगा 25। सही है भाई, ऊपर 25 अपॉन आर, क्योंकि पाई से पाई कट गया, और ये यूं का यूं बाहर निकाला तो इसकी टेबल में ये 1 बार आता, और देखो ये आ चुका थीटा, ये थीटा का आंसर आया। दूसरा आपको चाहिए एरिया, इन्होंने बोला ना एरिया ऑफ सेक्टर इज ए। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सुपर इजी है ये, क्योंकि आपने सीखा है थीटा की वैल्यू क्या आई 360 अपॉन पाई 25 अपॉन आर माइनस 1। 360 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा आर स्क्वायर 25 अपॉन आर माइनस 1। अब क्या करेंगे आंसर थोड़ा और आगे जा रहा है, आर स्क्वायर को इससे भी करेंगे इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 25 आर स्क्वायर अपॉन आर,
एक आर से एक आर कैंसल, तो क्या आएगा 25r माइनस आर स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एरिया। ठीक है, अगर मुझे इस क्वेश्चन को करने में लगे हैं 5 मिनट तो आपको लगने चाहिए 7 से 8 मिनट। ठीक है, हमारे को एवरेज सेट करना है कि सेक्शन सी में जो 6 क्वेश्चन है वो हमारे लमसम 8 मिनट्स में होने चाहिए, और आपके हो जाएंगे, प्रैक्टिस करके चलो आपके हो जाएंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30। अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर surmounted by hemispherical vaulted dome and contain 41:19/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर। अब देखो एक बिल्डिंग है जो सिलेंडर की शेप में है, ठीक है, तो आपने ऐसा सिलेंडर बनाया और इसके ऊपर आपने क्या करा, एक हेमिस्फेरिकल डोम बनाया इस तरीके से। ठीक है, जैसा अंदर मतलब कई जगहों पर होता है, आप देखते हो कि कुछ मंदिर हैं, ठीक है, तो इस तरीके से, या गुरुद्वारा होते हैं तो ऊपर से इस तरीके से एक डोम बना हुआ होता है, वह हेमिस्फेरिकल शेप का होता है। तो इसके अंदर इतना एयर आ रहा है, कितना एयर आया 41:19/21 मीटर क्यूब। मैं राइट हूं, मैं देख लेता हूं, मैं बिल्कुल राइट। 21 1 जा 21, ठीक है, 2, तो यह आया 861 प्लस 19/20। अब मालूम पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं, तो 861 और 19 कितना होता है 880/21 मीटर क्यूब। ये इसका पूरा वॉल्यूम है, इसका पूरा। फिर क्या कहता है, इंटरनल डायमीटर ऑफ डोम इज इक्वल टोटल हाइट। इसका डायमीटर, ये डायमीटर है, ये किसके इक्वल है, टोटल हाइट अबव द फ्लोर। तो डायमीटर और हाइट आपस में इक्वल है। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, पूरे की अपने को हाइट चाहिए। सो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने बोला कि यहां पर ये पूरा डायमीटर है, डायमीटर को अपन क्या बोलते हैं 2r। ये किसके इक्वल है, टोटल हाइट के, तो अपन इसको टोटल हाइट बोल दिया। ठीक है, अबव द फ्लोर, फ्लोर से पूरी जो हाइट है ऊपर तक। ठीक है, सो आप बोलेंगे h इज इक्वल टू 2r, बट आपको क्या चाहिए होता है, ये वाला h चाहिए होता है। ये h किसका है, सिलेंडर का, और यहां से लेकर यहां तक हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, क्योंकि यहां से भी यहां तक रेडियस है, वो भी रेडियस। अपन क्या बोलेंगे, ये जो ये वाली हाइट है, मतलब ये जो h है, ये पूरा h किससे मिलकर बना है, h प्लस r से। तो आप बोलोगे h प्लस r इज इक्वल टू 2r। तो h क्या हो जाएगा, r, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये h किसका है, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग कितना है, ये 880/21। तो ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। कितना है ये 880/21। सिलेंडर का वॉल्यूम आपको अच्छे से आता है, क्या होता है πr² h, और हेमीस्फेयर का 2/3 πr³। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, πr², क्या बचेगा h। अब देखो πr² चला गया, तो अब 1r 2/3 880/21। पाई का वैल्यू 22/7, r को छेड़ना नहीं। h किसके इक्वल है, r के। h किसके इक्वल है, r के, पहले ही बता दिया। फिर 2r/3 इज इक्वल टू 880/21। ऐसे चलने दो अभी, तो क्या हो जाएगा ये 22r²/7। यहाँ पे एलसीएम आएगा 3 × r, 3r + 2r। अब मेरी बात सुनो, नीचे 7 3 हो जाए 21, एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, 21 से 21 कैंसल, 22 जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या बचेगा r² × 5r, 880/22। बोलो कितना आएगा ये 40। 22 4 जाए 88, 5 जाएगा डिवाइड में, तो r² और r कितना हो जाएगा r³। लोग इसको मतलब कुछ भी लिख देते हैं, पर आप r की पावर 1 है तो r³ हो जाए। 40/5 कितना हो जाएगा 8।
आर क्यूब इज इक्वल टू 8, आर क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब और आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इस आर आपका 2 आ गया, आपको चाहिए हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है देखो 2r, तो आप बोलोगे 2 इंटू 2 इस सेंटीमीटर नहीं मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पोज करके ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस को लिखो आप, तब जाके मजा आएगा। लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का। सेक्शन सी है अपने 3 मार्क्स के क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया एक और। क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब देखो एक जेट प्लेन अपन मानते हैं यहाँ पे उड़ रहा है, ये जमीन से मैं इसे कितने डिग्री पे देख रहा हूं 60 डिग्री पर। यहाँ पे जेट प्लेन तो मैं यहाँ पे जे मान लेता हूं, जमीन पर कोई पॉइंट है ए, यहां से 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के बाद यहां तो रहेगा नहीं, दूर पहुंच जाएगा, तो मैं इसको मानता हूं अभी यहां पहुंच गया, तो जेट प्लेन की पोजीशन में अपने पी मानता हूं, जेट प्लेन, ठीक है, कुछ पॉइंट्स। अब जितना देखो, अभी मैं कैमरा से एक पोजीशन पर हूं, अब मैं अगर दूर चला जाऊंगा ना तो ये एंगल छोटा हो जाएगा, और मैं पास आऊंगा तो एंगल बड़ा हो जाएगा, और अगर मैं इसके सीध में आ जाऊंगा तो हो जाएगा 90 डिग्री, तो मैं दूर जा रहा हूं, तो ये दूर जा रहा है तो एलिवेशन कम हो जाएगा, कितना हो गया 30 डिग्री, तो अब ये एंगल छोटा हो गया। ये एंगल आपका ओनली कितना रह गया 30 डिग्री। द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600√3 मीटर। ये इसकी हाइट है, क्या हाइट है 3600√3 मीटर, तो ये भी हाइट ही हुई 3600√3 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। अब देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद रहे मैंने इसको यहां देखा था, अब ये यहां पहुंच गया, तो ये इसकी डिस्टेंस हो गई, इसको डी बोलेंगे, ठीक है, ये मुझे फाइंड करनी है। टाइम मुझे दे रखा है कितना सेकंड है 30, ठीक है, तो पहले मैं ये वाली बात फाइंड करूंगा, ए जे पी बी सी, आप बोलेंगे इन ट्राइंगल ए जे बी, इस वाले पार्ट को मैं एक्स मान लेता हूं, तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, आपको मालूम है इसमें होता है tan थीटा, तो आप बोलते हो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है 3600√3 अपॉन एक्स। आप जानते हो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, एक्स ऊपर √3 से √3 कैंसल, 3600 मीटर, बट इट इज नॉट माई आंसर, माई आंसर इज डिस्टेंस। अब लिख लेंगे फुल ट्राइंगल, फुल ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ACP, in triangle ACP, you know tan 30 P upon B। नाउ अब P कितना है, मैं वापस से नहीं लिख रहा हूं P, मैं सीधा लिख रहा हूं वैल्यू, और B कितना है x प्लस D, इसकी वैल्यू 1/√3, x कितना आया 3600 प्लस D, 3600 प्लस D बन जा 3600 प्लस डी। अब देखो √3 इंटू √3 3 इंटू दिस 10,800, तो डी कितना आ जाएगा, यहाँ पे जाके हो जाएगा -7200 मीटर, ये डिस्टेंस आ गया। अब आप क्या बोलेंगे, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, 7200 और टाइम है 30 सेकेंड, तो 3 से कट करेंगे 240 मीटर पर सेकेंड। तुम सोच रहे हैं इतनी कम डिस्टेंस है ये, अरे भाई ये मीटर पर सेकेंड, इसको लाते किलोमीटर पर आवर में, तो देखना जो हमारे घर में गाड़ियां होती है ना वो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, तो तुमको वो उसमें, तो इसको मल्टीप्लाई करना 18/5 से, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाना है तो 5/18, पर इसको किलोमीटर पर आवर में 18/5, तो 5 से ही कट जाएगा 48, 18 8 जा 144, हासिल का 14, 18 4 जा 72 और 14 864 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है।
मतलब अगर आपके मतलब एक एयरपोर्ट से दूसरा एयरपोर्ट अगर 864 किलोमीटर दूर है तो 1 घंटे में आप वहां पहुंच जाओगे। इतनी बड़ी डिस्टेंस इतनी जल्दी कवर अप हो जाती है। बच्चों यहां पर हमने सेक्शन सी क्वेश्चन को कंप्लीट किया है और इसमें हमने लमसम लिए हैं हाफ एन आवर। अब देखो सेक्शन ए करना है हाफ एन आवर में, सेक्शन बी करना है हाफ एन आवर में, सेक्शन सी करना है 45 मिनट्स में आपके लिए। अब आपके एग्जाम में 1 घंटा 45 मिनट जा चुका है और अब आपके पास है 1 घंटा 15 मिनट। अब आपको जो बचा कुचा काम है वो 1 घंटे में पूरा करना है और वाकई मुश्किल है क्योंकि 15 मिनट आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मेरा कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। ठीक है, अगर आपकी स्पीड और अच्छी चल रही है दैट इज गुड। ये मैं ओवरऑल ज्यादा बच्चों के लिए बता रहा हूं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन बच्चों 5 मार्क का है। अब 5 मार्क के 4 क्वेश्चन आएंगे। ये सेक्शन डी है तो आपको पेज के बीच में लिखना होता है सेक्शन डी। ठीक है, एक काम आप और कर सकते हो, हर सेक्शन को एक नए पेज से शुरू कर सकते हो। अगर आपने सेक्शन सी को सपोज हाफ पेज पे खत्म किया है तो उसके पीछे लिख दो सेक्शन डी ऑन द नेक्स्ट पेज। तो सेक्शन डी बिल्कुल नए पेज पे शुरू करो। रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ जैसे आप कोई भी अच्छी डिश खा रहे हो, लाइक आप पिज्जा खा रहे हो, तो पिज्जा अगर आपके किसी अजीबोगरीब प्लेट में आ जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो यहाँ पे क्या कहता है, विजय इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन 2 schemes which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum। तो विजय को इंटरेस्ट कितना मिलता है? 8% और 9% साल का। He received 1860 as total annual interest। उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? 1860। ठीक है, however had he interchanged the amount of investment, जो उसने इन्वेस्टमेंट किया था उसको इंटरचेंज कर दो। उसने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए और 6,000 रुपए की, तो 5,000 करे थे उसने 8% से और 6,000 करे थे 9%। उसको चेंज कर दो, 5,000 कर दे 9% पर और 6,000 कर दे 8% पर, तो उसको इंटरेस्ट जो मिलेगा 20 मोर एज एनुअल इंटरेस्ट, 20 रुपीज ज्यादा मिलेगा। मतलब 1860 प्लस 20 मिलेगा 1880। तो हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट इन ईच स्कीम? तो आप बोलोगे let money invested in scheme A कितनी मानेंगे? X। और आप बोलोगे मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम B, इसको कितना मानेंगे? Y। दो इन्वेस्टमेंट्स का आपको पूरा ध्यान रखना है कि 2 इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं। ठीक है, अब आप समझेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट का, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। आप समझना प्रिंसिपल अमाउंट आपको मालूम नहीं कितना है, वो x, टाइम 1 साल है और रेट कितनी 8%, x इंटू 8 अपॉन 100। अगला अमाउंट है y इंटू 9 अपॉन 100, क्योंकि टाइम तो 1 ईयर। ऐसा करने पर उनको कितना इंटरेस्ट मिलता है? 1860। ठीक है, 100 आएगा एलसीएम, क्या हो जाएगा? 8x प्लस 9y 1860। तो 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 1,86,000। इक्वेशन नंबर 1। अगर स्कीम चेंज कर दे, ठीक है, तो इसको उल्टा कर देंगे। इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी? 9x प्लस 8y। तो 20 रुपीज ज्यादा मिलेंगे तो यहाँ पर 20 बढ़ा देंगे, 1880। बाकी तो सेम। तो ये आपने करा। जब कोई इक्वेशन इस तरीके से बनती है, x की वैल्यू y के पास चली गई, y की वैल्यू x के पास आ गई, इस सिचुएशन में एक बार इक्वेशन को ऐड करते हैं और एक बार इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम बोलेंगे ऐड बोथ द इक्वेशंस। 8x और 9x कितना हो जाएगा? 17x। 9y और 8y कितना हो जाएगा? 17y। 0 0 0, 8 और 6 14 का 1, 17 हासिल का 1, 374 000। तीनों में 17 कॉमन आएगा, पक्की बात है ये। 17 का डिवाइड देंगे आप, 17 2 जा 34, 7 2 34। जो उसके पास 2 पैसे थे ना, उन दोनों को मिला के 22,000 रुपये बनता है। हो सकता है कि जो पहला अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया स्कीम ए में वो 8,000 है, दूसरा 14,000 हो, ताकि दोनों को मिला के 22,000 आ जाए। अब एक बार इक्वेशन को सेपरेट करना है, कैसे?
सेपरेट कैसे करते हैं? बड़े x में छोटा x, 9x माइनस 8x कितना होता है? x. 8 minus 9 minus y, and this minus this is only 2000. इक्वेशन नंबर 2, दोनों को आप ले लें, प्लस वाई से माइनस वाई क्या हो गया? कैंसिल. x और x 2x, 24,000. तो x आएगा 12,000. स्कीम ए में 12,000 रुपए डाले, इस वैल्यू को यहां पुट करो, स्कीम बी में 10,000 रुपीज डाले. दैट्स इट. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 105. याद रहे, जब एपी में आपको ए मालूम हो, डी मालूम हो, सम मालूम है, लास्ट टर्म मालूम नहीं है, ठीक है, तो अब करना क्या होता है, इसमें बनती क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब फर्स्ट टर्म है 27, ठीक है, ये एपी कम हो रही है तो डी की वैल्यू माइनस में आएगी. कितनी? माइनस 3 कम हो रही है. तो अगर एपी बढ़ जाए तो डी की वैल्यू प्लस में आएगी. और सम आपको दे रखा है 105. तो Sn क्या होता है? n/2. दिस इज द Sn. Sn is 105, n/2. 2 into 8, तो 2 into 27. n आपको मालूम नहीं है, d है -3. 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, 210. दिस इज 54. -3 into n, -3 into -1 प्लस 3, 210 n. 54 प्लस 3 कितना होता है? 57 माइनस 3n. यहां से 3 को बाहर निकालेंगे, 3 कॉमन. 3 टाइम 57 कितनी बार आता है? 19 टाइम. और 3 से 3 कैंसिल, कितना आएगा? n. ना 3 जाएगा डिवाइड में, कितनी बार कट जाएगा ये? 70 टाइम्स. 70 इज इक्वल टू, नाउ n इंटू 19 कितना हो जाएगा? और n इंटू n, n स्क्वायर. इन दोनों को यहां ले आओ, ये हो जाएगा प्लस n स्क्वायर माइनस 19n, और यहां जाएगा प्लस 70. दो नंबर्स है, ये तो लिखना है, आगे माइनस, पीछे का साइन चेंज, तो ये वाला प्लस क्या बन जाएगा? माइनस. दो चीजों को प्लस करने पर 19 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 70. तो 70 में आप डिवाइड दो. सपोज किसका जाता है? 2 का जाता है, तो 35 प्लस 2 37, नहीं जमा. 3 का जाता नहीं, 4 का जाता नहीं, 5 का जाता है. 14 टाइम, 14 प्लस 5 19. परफेक्ट. तो आप बोलेंगे 14 और 5. यहां पर n कॉमन है, n माइनस 14, बिना देखे देख, n माइनस 14, तो यहां -5. n माइनस 14, n माइनस 5, n इज इक्वल टू 14, n इज इक्वल टू 5. अगर इस एपी में चाहे 5 टर्म्स हो चाहे 14 टर्म्स हो, उनका सम कितना आएगा? 105. अब पूछता है कौन सी टर्म इसकी 0 है? कौन सी टर्म? टर्म का मतलब होता है n, an माइनस a अपॉन d प्लस 1, एक शॉर्टकट फॉर्मूला. कौन सी टर्म मुझे नहीं मालूम. 0 जो है उसको an मानेंगे. फर्स्ट टर्म 27, d है -3 प्लस 1, -27 -3 प्लस 1, ये कैंसिल. 3 9 27. आप बोलोगे 10th टर्म. इसकी 10th टर्म कितनी है? 0. एक और बढ़िया क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है. ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने. ये ट्राइंगल का क्वेश्चन है. ट्राइंगल के क्वेश्चन में आपके पास कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट. इतने बड़े पेपर के अंदर हम लोगों ने कितने ही कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं. अगर आप ध्यान से समझेंगे, रोक रोक के देखेंगे वीडियो को, कंसिस्टेंसी के साथ, पूरे फोकस के साथ, तो आपको चीजें समझ में आएगी. बच्चों क्या कहता है? इन अ गिवन फिगर PA QB RC, PA QB RC आर इज परपेंडिकुलर टू AC. ये तीनों बना रहे हैं AC के ऊपर 90 डिग्री का एंगल. ठीक है. सो इफ AP इज इक्वल टू X, BQY एंड CR Z, तो प्रूफ करना है 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y. इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम को जिस तरीके का, एक मैं भी बना देता हूं.
यहां पर x है, यहां पर z है और यहां y है। A B C P Q R। अब आप देखना ऐसे क्वेश्चंस में एक जैसे ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना पड़ता है। ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए आपको दो एंगल इक्वल करने हैं, फिर बन जाती है एंगल एंगल सिमिलरिटी। और इतना इजी टेक्निक सिखाऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा। आप बोलेंगे ए बी क्यू और एक आएगा ए सी आर, ठीक है। तो आप बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी क्यू एंड ट्राइंगल ए सी आर। अब ए बी क्यू के अंदर ये B90, ACR में C90, एक जैसे ट्राइंगल लेना है, सिमिलर ट्राइंगल्स। तो आप बोलोगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, बोलो कितना डिग्री 90, यहाँ का B यहाँ का C। इन दोनों में इतना इतना सा A है, तो यहां भी A लिखेंगे, यहां भी A लिखेंगे। कौन सा एंगल? कॉमन एंगल। अब याद रहे B के अलावा यहां बच रहा है AQ, A आगे Q पीछे। C के अलावा यहां पे बच रहा है AR, A आगे R भी। A के अलावा यहां बच रहा है BQ, B आगे Q पीछे। CR, C आगे R पीछे। तो अब आप बोलोगे ट्राइंगल, बीच में B दिख रहा है तो आपको बोलना है बीच में B, यहाँ पे बीच में C, बीच में A, यहाँ भी A। अब B और A के अलावा यहाँ पे क्या बचा? Q, और यहाँ क्या बचा? R। आपस में क्या हो गया? सिमिलर। यहाँ लिखना आपको एंगल एंगल सिमिलर है, तो आप बोलोगे ट्राइंगल हो गया। अब ये पॉइंट दिख रहा है BA, तो आप बोलोगे BA अपॉन CA, AQ अपॉन AR और फिर BQ अपॉन CR। अब बताओ BA कितना है? BA अपने को नहीं मालूम, तो मैंने यहां मान लिया A, BC नहीं मालूम, मैंने मान लिया B, तो पूरा क्या हो गया? A प्लस B। BA मैंने A माना, तो CA क्या हो गया? A प्लस B। AQ से मेरे को लेना देना नहीं, छोड़ो। BQ है Y, ये मेरा आंसर का पार्ट है। CR है मेरा Z, यही मेरे आंसर का पार्ट है। इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करोगे? ऐसा ट्राइंगल लोगे, ये ट्राइंगल, इसका नाम है BQC। इसके जैसा कौन है? ACP। तो आप क्या बोलोगे? इन ट्राइंगल BQC एंड ट्राइंगल ACP। अब देखना BQC में ये B और ACP में ये A 90 डिग्री का, तो आप बोलोगे BQC में B और ACP में A। B दे दिया 90 और दोनों में CC कॉमन है, तो आप बोलोगे यहाँ पर भी C, यहाँ पर भी C। B के अलावा बचा QC, A के अलावा बचा CP, C के अलावा बचा BQ, C के अलावा बचा AP इधर। तो ट्राइंगल यहाँ लिखेंगे BC, ट्राइंगल AC। BC के अलावा बचा Q, AC के अलावा बचा P, आपस में हो गए सिमिलर। अब लिखेंगे कैसे? BC अपॉन AC, CQ अपॉन CP और BQ अपॉन AP। अब BC की वैल्यू कितनी है? B। AC पूरा A प्लस B। CQ पे कुछ है ही नहीं, मतलब नहीं है। BQ को बोलेंगे Y और AP की वैल्यू है X। ये BQ AP ना। इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे मेरे आंसर में ABCD कुछ नहीं चाहिए, XYZ चाहिए, तो ABC को हटाना पड़ेगा। यहाँ B अपॉन AB है, A प्लस B है, A अपॉन A प्लस B, A प्लस B को A प्लस B ही बोल। तो करना क्या है, अपन को इनको प्लस कर देते, तो LCM क्या आ जाएगा? A प्लस B और ऊपर भी आ जाएगा A प्लस B। तो आप ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन 1 प्लस 2। तो यहाँ क्या बोलेंगे? A अपॉन A प्लस B प्लस B अपॉन A प्लस B इज इक्वल टू, यहाँ क्या है? Y अपॉन Z प्लस Y अपॉन X। यहाँ एलसीएम आएगा A प्लस B से, A प्लस B कैंसल। यहाँ कॉमन आएगा Y, 1 अपॉन Z प्लस 1 अपॉन X। A प्लस B से A प्लस B गया, यहाँ पे 1 आएगा, Y जाएगा डिवाइड में, 1 अपॉन Y इज इक्वल टू 1 अपॉन Z प्लस 1 अपॉन X। दिस इज आंसर।
अब मेरी बात समझना, अगर आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आ जाए और आपको इनकी वैल्यू दे रखी, तो अब अगर जो यहाँ बीच में दे रखा है उसको 1 में लेना, और ये साइड में दे रखे हैं उन वो उसका जो रेसिप्रोकल है वो उन साइड वालों का सम होगा रेसिप्रोकल के, तो आप वैल्यू पुट करना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स का अपन ने पूरा किया। 5 मार्क का एक और क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा सा इन्होंने ये थोड़ा सा लिखने में कुछ गलती हो गया, इस वाले क्वेश्चन को आप ना देखें। ठीक है, ये थोड़ा सा एक गलती हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड बियरिंग नंबर 6 to 70। वाओ, मतलब 6 से शुरू हो रहे हैं 70 तक, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि आउटकम्स में प्रोबेबिलिटी की बात आ रही है और एक कार्ड आपको निकालना है चांस है, रैंडम बोलता है चांस है, तो देखो कैसे गिनते हैं, 6 7 8 9 10, 5 कार्ड तो ये हो गए, 11 से लेकर 70 तक 60 कार्ड वो हो गए, तो टोटल कार्ड कितने हो गए 65। ऐसे गिनना है। अब क्या होता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बियर्स 1 डिजिट नंबर, जो आपने कार्ड उठाया है वो एक 1 डिजिट नंबर है। 1 डिजिट नंबर क्या होते हैं, 1 से नहीं करना है, 6 7 8 9 कितने आए 4, तो आपको क्या बोलना है 4/65, क्योंकि 6 से आप चुन रहे हो। अगर यहाँ बिटवीन आ जाए, क्या आ जाए बिटवीन, तो 6 और 70 को नहीं लेना, फ्रॉम आया है, 6 को भी लेना है और 70 को भी लेना है। अगला क्या रहता है, नंबर डिविजिबल बाय 5। अब 5 से डिविजिबल 6 तो होता नहीं, तो कौन होता है 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70, 13 नंबर से, तो आप क्या बोलोगे 13/65, 1/5। ऑड नंबर लेस देन 30, 30 से कम ऑड नंबर कौन, 6 से देखना है, 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 12 नंबर से। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे 12/65। बच्चों एक और है इसका पार्ट, ये रहा, अ कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 70। बहुत अच्छा है, 50 और 70 के बीच में कंपोजिट वो होते हैं, बिटवीन बोला है मतलब ये दोनों नहीं लेने हैं। कंपोजिट में किसका डिवाइड जाता है, 51 एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 51 कंपोजिट है, 52 कंपोजिट है, 53 प्राइम है, 54 कंपोजिट है 3, 55 कंपोजिट है 4, 56 कंपोजिट है, 57 कंपोजिट है, उसमें 19 का डिवाइड जाता है, 58 कंपोजिट है, 59 प्राइम है, 60 कंपोजिट है, 61 प्राइम है, 62 कंपोजिट है, 63 कंपोजिट, 64 कंपोजिट, 65 कंपोजिट, 66 कंपोजिट, 67 प्राइम है, 68 कंपोजिट, 69 कंपोजिट, 70 लेना नहीं है। तो टोटल कितने नंबर आ रहे हैं 15। एक बार फिर गिन लेते हैं, अपन खुद गिनते हैं, देखो 51 कंपोजिट, 52 कंपोजिट, 54 कंपोजिट, ठीक है, 55 कंपोजिट, 56 कंपोजिट, 57 कंपोजिट, 58 कंपोजिट, 60 कंपोजिट, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, ये सारे कंपोजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 अपॉन कितना आएगा 65, तो आंसर आएगा 3/13। दैट्स इट। नेक्स्ट बच्चों, यहां तक अपन लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं 35 क्वेश्चन, तो सेक्शन डी पूरा हो चुका है। मुझे इनको करने में लगे हैं 20 मिनट्स 4 क्वेश्चन को लमसम, आपको लगने चाहिए 30। अब देखो सेक्शन है 30 मिनट्स, सेक्शन भी 30 मिनट्स, सेक्शन सी मैंने आपको 45 मिनट्स बोला, सेक्शन डी 30 मिनट्स, ठीक है, तो आप इसमें 40 मिनट्स ले लो, चलो एक काम करो, और सेक्शन सी में 40 लो, तो 40 और 40 80, 80 और 30 30 1 आवर, तो ये हो गया आपके 1 आवर और 40 मिनट्स, एंड नाउ यू हैव 40 मिनट्स लेफ्ट विथ यू। और अब आपके पास 3 क्वेश्चन है केस स्टडी के, ठीक है बच्चों। मेरे को समझ में नहीं आता बच्चे एग्जाम चीटिंग कर कैसे लेते हैं। पेपर के अंदर अपना पहले काम पूरा करो,
चीटिंग करने का समय नहीं है। और अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है तो जाके आप जल्दी काम कर पाओगे। और याद रहे, जल्दबाजी में भी कितनी बार गलतियां हो जाती हैं, तो एक बार रेक्टिफाई करो। कई बार बच्चे स्पीड के अंदर 5 into 5 को 10 लिख देते हैं, 3 into 3 को 6 बोल देते हैं, कई बार x स्क्वायर इंटू एक्स को 3x बोल देते हैं। इंटेलिजेंट बच्चे भी ये गलती करते हैं। कई बार 2 कॉमन लेना भूल जाते हैं, कॉमन को डिवाइड नहीं दे पाते। कितनी बार छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान दो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 36। अब 3 केस स्टडीज है। क्या कहता है? रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ सेक्शन ई है ना बच्चों, ये सेक्शन ई है, याद रहे। एक्चुअली हमारे एक टेस्ट पेपर कॉपी किया गया था, तो फिर उस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। A rectangular floor area can be completely tiled with 200 square tiles. एक रेक्टेंगल एरिया है, इसमें 200 स्क्वायर टाइल्स हैं। If the side's length of each tile is increased by 1 unit. अब टाइल स्क्वायर शेप की है, ठीक है। अगर इसकी साइड को 1 यूनिट बढ़ा दिया जाए तो इट वुड टेक ओनली 128 टाइल्स। ऑब्वियस बात है, टाइल की लेंथ बढ़ गई तो टाइल का नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। अज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द टाइल x यूनिट। हर टाइल को अपन कितना मानना है? x। मेक क्वालिटी इक्वेशन फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। बहुत इजी है, देखो याद रहे, आपके पास टाइल्स हैं 200, तो आप बोलोगे एरिया ऑफ फ्लोर, एक टाइल का एरिया क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 200, तो बोलो क्या आ जाएगा? ये 200 एक्स स्क्वायर। फिर आप बोलोगे आपकी टाइल का लेंथ बढ़ गया 1, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर अब टाइल कितनी हो गई? 128। तो आप क्या बोलोगे? एरिया ऑफ फ्लोर। तो एरिया तो चेंज होने वाला नहीं है ना, अब आप क्या बोलोगे? 200 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 128 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर इन दोनों कट करें अपन तो कितनी बार कटेगा? 100 अपॉन 100 और 64। इसको नीचे ले लो, इसको उधर नीचे ले लो, तो क्या आ जाएगा? 100 अपॉन 64। और ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर? ये स्क्वायर है 10 अपॉन 8 का स्क्वायर, और ये है x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। वैसे तो मैं x की वैल्यू आराम से निकाल लूंगा, पर इन्होंने क्या बोला? द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द टाइल बाय फैक्टराइजेशन। तो ठीक है, मैं ये टेक्निक नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि इन्होंने फैक्टराइजेशन वर्ड यूज किया। तो मैं क्या करूंगा? इसको कट करूंगा, 4 से कट कर देता हूँ, 24/16, और अब मल्टीप्लाई करूंगा 25 इंटू एक्स स्क्वायर, कितना आएगा? 25 एक्स स्क्वायर। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुले, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो 16 इंटू एक्स स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर, 16 इंटू 2 32x, 16 1 जा 16। ना ये सब यहाँ आ जाएंगे, तो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो पहला क्या क्वेश्चन है? मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। दूसरा, राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो पहले और दूसरे का आंसर सेम। तीसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कौन से मेथड से निकालना है? फैक्टराइजेशन। और दूसरे वाले में किससे निकालना है? क्वाड्रेटिक से। तो मैं एक कर रहा हूं फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन कैसे सिखाया आपको? 9x स्क्वायर लिखना है, पीछे लिखना है प्लस 16, आगे माइनस है, पीछे का साइन चेंज होगा। 16 9 जा कितना होता है? 144। दो चीजों को प्लस करने पर कितना आएगा? 32, और मल्टीप्लाई करने पर आएगा 144, ठीक है। सो अपन डिवाइड देते हैं, क्या डिवाइड दिया? 36 और 4 होता है 40, ठीक है। और अपने को क्या चाहिए? अच्छा सॉरी, गलती हो गई, 16 यहाँ पे जाके हो जाएगा -16, आई एम सॉरी। तो ये -16, ठीक है। तो माइनस क्या करता है? साइन चाहिए, तो ये वाला माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। 36 माइनस 4 32, सही है। 30 से आगे लो, 4 यहाँ लो, 9 कॉमन, 9x कॉमन x माइनस 4,
बिना देखे देख x माइनस 4, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4। 4 अपन एक बार इन्होंने नहीं बोला है कि क्या, तो अपन बोल देते हैं यूनिट। सेंटीमीटर, मीटर, इंच अपने को नहीं मालूम है तो अपन ने यूनिट बोल दिया। तो ये अपन x की वैल्यू निकाली कितनी 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर स्लाइड डिजाइन। आपको दे रखा है एक वाटर स्लाइड डिजाइन इस तरीके से, ये एक डिजाइन है स्लाइडिंग की। अब देखो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये टोटल जमीन से हाइट है इसकी 11 मीटर, ये पूरा जमीन है 30 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फ्लैट पार्ट? ये जो है ना वो फ्लैट पार्ट होगा। ठीक है, फ्लैट पार्ट इस तरीके से होगा, ये वाला। ठीक है, सो अब इसके 3 पार्ट बनाते हैं, एक तो ये और एक ये। ठीक है, क्योंकि ये स्लाइड है, स्लाइड, फ्लैट, स्लाइड। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फ्लैट पार्ट ऑफ स्लाइड? उसको निकालने के लिए आप पहले ये पार्ट निकालोगे और आप ये पार्ट निकालोगे। इन दोनों पार्ट को 30 में से माइनस कर दो। अब ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5। ठीक है, तो ये और ये में क्या रिलेशन होता है, tan थीटा। तो इसको नाम दे दो आप, कोई सा भी ट्राइंगल का नाम दे दो आप अपने हिसाब से। ए बी सी, सॉरी ए बी, यहाँ पे सी दे दिया, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पर एफ, यहाँ पे जी, तो ए बी जी। तो आप बोलोगे इन ट्राइंगल ए बी जी, तो tan थीटा P अपॉन बी। तो देखो थीटा की वैल्यू कितनी है 45, P है 5 और ये है ए बी, तो आप बोलोगे 5 अपॉन ए बी, तो ये होता है 1 जैसा कि आपको मालूम है। तो आप बोलोगे ए बी इज इक्वल टू 5 मीटर, ये 5 मीटर आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप ये वाला पार्ट निकालोगे, ये वाला पार्ट, इसको भी आप कुछ मान लो, लाइक आप, चलो मानो मत, आप ऐसा लिखो इन ट्राइंगल ई एफ, यहाँ पर आप पॉइंट को जी मान लो इस वाले को, तो आप बोलोगे, सॉरी ई जी हो गया, जी एच, इसको एच मान लो, ई एफ एच, इन ट्राइंगल ई एफ एच, tan थीटा 6 अपॉन एच एफ। थीटा की वैल्यू क्या है 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3, 6 अपॉन एच एफ, तो एच एफ क्या हो जाएगा 6 रूट 3, 6 इंटू 1.73, 10.38 मीटर। पूरे 30 में से इसको और इसको माइनस कर देंगे, तो बोलो क्या आएगा 30 माइनस 5 माइनस 10.38, तो 30 माइनस 15.38। और देखो कैसे माइनस करते हैं, 30 में से 15 माइनस करना है तो 15 आता है, पर एक पॉइंट है ना तो एक कम कर दो। अब पॉइंट पे दो चीज, तो उसको 100 में से माइनस करो, 100 माइनस 38 कितना होता है 62। दिस इज द फ्लैट पार्ट, इज कॉल्ड जी एफ, तो इज कॉल्ड 14.62 मीटर। विच इंक्लाइंड पार्ट इज मोर कंफर्टेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन? देखो यार ये तो दो इंक्लाइंड पार्ट है, ए जी और ई एफ, कौन कंफर्टेबल लग रहा है? जिसपे जैसे जितना दूर एंगल होगा, जितना दूर होंगे उतना कंफर्टेबल होगा, तो दूर कौन है 30, जितना छोटा एंगल उतना दूर, दैट्स इट। एंड लास्ट, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्लाइड? स्लाइड ये है कौन, ई एफ और ए जी, ये स्लाइड है। ठीक है, सो फ्लैट पार्ट ऑफ स्लाइड, तो स्लाइड में ए जी, जी एफ और ई एफ, तो जी एफ अपना आ चुका है 14.62। अब आप ए जी निकालोगे, ए जी को निकालने के लिए आपको ये इन दोनों में रिलेशन क्या होता है साइन थीटा, तो आप बोलोगे साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, तो 5 अपॉन ए जी, साइन थीटा का वैल्यू है 45, 1 अपॉन रूट 2, 5 अपॉन ए जी की वैल्यू कितनी है 5 रूट 2 मीटर, अपॉन एच, पी कितना है 6 और एच है ई एफ, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हाफ,
तो EF कितना आएगा 12। अब मेरी बात सुनो, EF है 12, ये जो फ्लैट पार्ट आया कितना आया 14.62, और ये है 5√2, 5 इंटू 1.41 इन्होंने बोला, 12 प्लस 14.62, 14 और 21, 21 और 12 कितना होता है 33.67 मीटर। ये तीनों अपन ने करे हैं, ये आते हैं बेटा 1 1 2, 3 क्वेश्चन हो गए, 1 + 1 + 2। सो अल्टीमेटली वी आर एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, जो हमने बनाया एक सेवन पेपर, जिसको अपन ने एक वैरायटी दिया है, हर तरीके के क्वेश्चन, कभी टफ कभी इजी, हर चैप्टर कवर अप किया है, टेक्निक आपको सिखाई है। रुके रहना वीडियो में, लास्ट के बाद और सिखाऊंगा आपको। क्या लिखा हुआ है, हार्ट रेट। द हार्ट रेट इज वन ऑफ द वाइटल साइन ऑफ द हेल्थ इन ह्यूमन बॉडी। इट मेजर्स द नंबर ऑफ टाइम्स पर मिनट दैट द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और बीट। Normal heart rate does not guarantee that a person is free of health problem. अगर हार्ट रेट सही है तो कोई गारंटी नहीं है कि उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बेनिफिशियल चेकअप है। पता है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पर देखो इन्होंने इस बात को ऐसे करा है ना, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। फिर क्या कहता है, 30 women were examined by doctors of AIIMS and number of heartbeats per minute were recorded. तो बेटा 65 से 68 जो हार्टबीट वाली वीमेन कितनी है 2, जिनकी हार्टबीट 80 से 83 आई वो कितनी वीमेन है 4। तो यहां पर क्या कहता है, हाउ मेनी वीमेन आर हैविंग हार्टबीट इन द रेंज ऑफ 68 टू 77। तो पहले आपको 68 की रेंज पर आ जाओ। 68 से 71 में कितनी रेंज है 4, यहां पर 3 और यहां पर 8, तो ये 68 77 हो गया। तो आप बोलोगे 4 + 3 + 8, आप बोलेंगे 4 + 3 + 8, आप बोलोगे 15 वीमेन। ये 15 लिखा हुआ है ना, थोड़ा राइटिंग ऐसा है। व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द हार्टबीट? मीडियन क्लास पूछ रहा है, ओनली क्लास पूछ रहा है, याद रहे। तो बताओ, सब मीडियन सुनते ही आप क्या फाइंड करते हो, CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 2 के सामने 2, 2 और 4 कितना होता है 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। तो 30 वीमेन के ऊपर टेस्ट किया, तो आप सबसे पहले क्या बोलते हो, n का वैल्यू 30 आ गया, फिर आप बोलते हो n/2, 30/2। 15 से बड़ी CF कितनी है, जो भी आता है उससे बड़ी CF देंगे। 15 से बड़ी CF कितनी 17, 17 के सामने वाली क्लास ले लो आप, क्या क्लास है 74 to 77। तो यहां पे आप क्या बोलोगे 74 to 77। फाइंड द मॉडल वैल्यू ऑफ हार्टबीट। बहुत इजी, मॉड का क्या फॉर्मूला होता है, Z = L प्लस, पहले भी सिखाया था, वो एक क्वेश्चन आया था ना मैक्सिमम वाला बीच में 2 मार्क्स में। अब देखेंगे सबसे ज्यादा हार्टबीट नंबर क्या आ रहा है 8, तो 8 को सेलेक्ट कर लो। 8 के सामने L कितना है 74, यहां पर 8 लिखा, यहाँ पे H की वैल्यू कितनी 3, क्योंकि 74 से 77 में 3 आया। यहाँ पे 2F1, 2 8 क्या होता है 16। अब F0 ले लो, 8 के ऊपर क्या है 3, तो अपन यहाँ बोलेंगे 3, यहाँ भी 3, यहाँ आ देते हैं F2, 8 के नीचे क्या है 7, तो यहाँ लिखेंगे अपन 7। 74 + 5, 13 - 7 6, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, तो 5/2 कितना होता है 2.5, 76.5 आ जाएगा मोड। दूसरा या और क्या पूछता है, मीडियन वैल्यू ऑफ हार्टबीट। मीडियन भी निकाल सकते हैं, कैसे, L + n/2 - CF अपॉन F × H। अभी आपने निकाला था n/2, सेलेक्ट आपने इसको ही किया था, 15 से बड़ी CF यही है, L आपका 74 है और H तो आपको मालूम है 3, n/2, वीमेन है 30, 30/2 कितना होता है 15। जो आप सेलेक्ट करते हो उसके ऊपर वाले को आप CF बोलते हो, -9, और F इसके सामने वाले को अपन F कितना है 8।
6/8 इंटू 3, 3 और 4, 3 3 जा 9/4, 9/4 क्या होता है 2.25, 76.25, इट्स कॉल्ड मीडियन। सो माय स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा अपन ने काम कंप्लीट किया है। फाइन। सो इसको होने में मुझे लगे लमसम 15 से 20 मिनट। अब अपन करते हैं सेक्शन ए, हमारा करना है लमसम 30 मिनट्स के अंदर। 20 क्वेश्चन है, इसमें से 5 और 6 तो डायरेक्टली होते हैं, ठीक है, उसमें 1 मिनट भी नहीं लगता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आधा घंटा। सेक्शन बी आपको करना है अगेन हाफ एन आवर में। अब हो सकता है बच्चों सेक्शन ए में आपको 40 मिनट्स लग जाए, तो सेक्शन बी में 20 मिनट्स लगाओ, 1 घंटे में पूरा करना। सेक्शन सी आपको करना है लमसम 40 मिनट्स, सेक्शन डी करना है आपको हाफ एन आवर में, ठीक है, 40 मिनट्स ले लो आप, ठीक है। तो अब आपको 40 मिनट बचते हैं, 25 मिनट्स में आप ये करो सेक्शन ई, 15 मिनट आपका फ्री बचेंगे, इस पे आप रेक्टिफिकेशन करोगे, क्वेश्चन छोड़ा है तो वो करो, ठीक है। बच्चों चीटिंग के बारे में बता नहीं सकता, उसमें आप वैसे ही बहुत एक्सपर्ट हो, ठीक है, बट आप अपनी मेहनत करके जाओ। अंतिम समय आ चुका है आपके एग्जाम का, आप इस पेपर को अच्छे से देखो, पूरा सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट जरूर लिखो जो मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट सिखाया है, और अपकमिंग टाइम पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।